हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा उसका नया सिलेबस क्या है और सिलेबस से क्या क्या हटाया गया है और बुक कौन सा लेना चाहिए। ये सब चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पहले शुरू से एंड तक देखते रहिए। पूरा वीडियो आप देखेंगे, नया सिलेबस के बारे में जानेंगे, 2025 में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, स्टार्टिंग से कैसे पढ़े जिससे कि आपका 100 में 100 नंबर आ जाए। तो इन सभी चीज़ों पर हम एक एक करके इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि सिलेबस क्या है 2025 के लिए और क्या कुछ सिलेबस से हटाया भी गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो अपना पुराना सिलेबस था और पेपर पैटर्न जो होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि जो 2025 का एग्जाम होगा मैथ का, उसका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, तो अभी आप 11th से 12th में गए हैं और ये समझ नहीं आ रहा है कि 12th में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, कोचिंग ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन करना है, कौन सा ऐसा गलती है जो बच्चा करता है और वो गलती नहीं करना है, सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में जो जो चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर को कैसे पढ़ना वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। चैप्टर लिख लिख के बताएंगे कि कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ये सिलेबस में से क्या क्या हटाया गया है। तो जब हम सिलेबस यहाँ बताएंगे फिर वहां पर बताएंगे क्या क्या हटाया गया है, क्या नहीं पढ़ना है। काहे कि 100 में 100 अंक लाने के लिए जितना एनसीईआरटी, पहले बुक के बारे में देख लीजिए, बुक जो आपको लेना है कौन सा लेना है। तो हम हमेशा एक ही बुक कहते हैं और आपको यही बुक लेना ही लेना है। कौन सा बुक लेना है सर? तो एनसीईआरटी का बुक लेना है, एनसीईआरटी। अब इसके बाहर से आप कोई भी किताब ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिनिमम आपके पास एनसीईआरटी बुक का पूरा सॉल्यूशन अच्छा से आपके पास होना चाहिए 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है ना, 2025 के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी जो नया किताब आया है, नया किताब बोल रहे हैं एनसीईआरटी का न्यू बुक आप लीजिएगा, न्यू बुक। ठीक है, ऐसा हम न्यू बुक काहे बोल रहे हैं ये अभी आगे आपको समझ में आएगा। न्यू बुक में क्या है कि कुछ जो पहले सिलेबस था, कुछ चीजें बुक में से हटाया गया है जो नया आया है। तो जो हटाया गया है वो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो जो भी चीज हटाया गया है और जो कुछ बिहार बोर्ड में पूछता है वो तो हमको सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको पहले न्यू वाला एनसीईआरटी लेना है और इसके बाहर से जो क्वेश्चन आएगा वो सभी क्वेश्चन एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा आने वाला होगा वो सब सीखेंगे। सबसे पहले बुक एनसीईआरटी लेना है, ये समझ गए। अब देखिए कि स्टार्टिंग से कैसे पढ़ना है जो आप अभी से ही 100 में 100 अच्छा से ला सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो देखिए, आपको पढ़ने का क्या तरीका है कि अगर आप ये मान के चलिए कि 10th क्लास का हम बात करते हैं, अगर 10th क्लास में हम 100 में 100 लाने का बात कर रहे हैं, अगर आप अभी से ही, अगर मान लीजिए कि किसी का टारगेट रहेगा कि हमको तार के पेड़ पर चढ़ना है, तो वो नहीं भी तो खजूर के पेड़ पर आके अटकेगा ही अटकेगा, लेकिन जिसका टारगेट ही खजूर का पेड़ है वो जमीन पर ही रह जाएगा भाई साहब। तो आपको अभी स्टार्टिंग का समय है, तो आपका टारगेट हमेशा अभी 100 में 100 तो होना ही चाहिए, जिससे ये होगा कि आप नहीं भी तो 90, आप 90 प्लस आके अटक जाए, 80-90 से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, अभी से अगर आप 80-90 सोचेंगे तो हो सकता है कि लास्ट समय आते आते आप 50-70 इस पर अटक जाएंगे। तो अभी से ही आप ये सोच के चलिए कि हमको पूरा 100 में 100 लाना है। इसके लिए क्या करना होगा, एनसीईआरटी बुक अच्छा से एकदम घोल के चाट जाइए, जो करना है कीजिए एनसीईआरटी बुक के साथ, लेकिन ये अच्छा से होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए 100 में 100 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक को अच्छा से बनाना है और साथ के साथ क्या करना है, कौन कौन चैप्टर है वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। 100 में 100 लाने के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ आपको लेना होगा क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड का, क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है, आप क्लास 10th का एग्जाम दिए होंगे
वहां पर भी क्वेश्चन बैंक के बारे में आपको पता होगा कि क्वेश्चन बैंक से बार बार क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट करता है। तो हमेशा बिहार बोर्ड में भी क्या है कि 12th क्लास में भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और यही हर साल पूछेगा। जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है वो आएगा, अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है तो 100% एनसीईआरटी का ही होगा। तो क्या हमको एनसीईआरटी पूरा बनाना होगा, ये भी हम बताएंगे। अभी तो अगर शुरुआती टॉपिक है तो आप हमेशा एनसीईआरटी पूरा अच्छा से बनाने का सोचिए, लेकिन लास्ट में जब टाइम नहीं रहता है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक करके भी लोग 100 में 100 नंबर ले आते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कोई दो राय भी नहीं है। अब देखिए ये 100 में 100 कैसे लाना है, एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। इसके बाहर से अगर क्वेश्चन आता है आपके बिहार बोर्ड में तो 100% आप उसको अच्छे से कर लेंगे। आप इतना काबिल तो बन जाएंगे इन दोनों को करने के बाद कि जो भी बिहार बोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, घुमा के पूछे, जैसे पूछना है पूछे, आप बना लेंगे इन दोनों को बनाने के बाद। ठीक है, ये काबिलियत आप में डेवलप हो जाएगा कि आप 100 में 100 आसानी से ला सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों कर लेंगे तो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए। कौन सा कोर्स से सर हम मैथ पढ़े जिससे कि हमको अच्छा नंबर आ जाए। तो देखिए इसका अगर एक लाइन में हम जवाब दें तो हमारा हमेशा आंसर रहेगा ऑफलाइन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन से बच्चा अच्छा नंबर नहीं ला रहा है, ऑफलाइन ही जाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन से भी बच्चा अच्छा नंबर ला रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ हम ये बता देना चाहते हैं कि ऑफलाइन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई साहब। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन में अच्छे टीचर नहीं है। आप ऑफलाइन जाइए, वीडियो देखिए। ऑनलाइन भी बच्चा पढ़ता है, लेकिन आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। ऑफलाइन में जाइए कोचिंग में, और जो समझ में नहीं आता है उसका वीडियो आप यूट्यूब पर देखिए। ऐसे में होगा कि आप अच्छा से सीख पाएंगे। ऑफलाइन का बात ही कुछ अलग है। जैसे मान लीजिए अभी हमको डाउट आया, अभी हम कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ डाउट आया, तो हम किससे पूछेंगे? कमेंट करेंगे। कमेंट का रिप्लाई कोई देने के लिए नहीं बैठा हुआ है, तुरंत आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि अगर ऑफलाइन कोचिंग रहेगा, अभी हमको डाउट आया, सर से पूछेंगे, सर तुरंत बता देंगे। तो ऑफलाइन का भाई साहब कोई कंपैरिजन नहीं है, ऑफलाइन ही आप कोचिंग कीजिए। और साथ साथ आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोर्स नहीं लेना है। यूट्यूब पर इतना फ्री चीज पड़ा हुआ है ना, जो एक भी चीज आपको कोर्स लेने का जरूरत नहीं है, पूरा फ्री में आपको यूट्यूब पर मिल रहा है। ऑलरेडी अपलोडेड है, हर साल एक ही क्वेश्चन आता है। ये मत सोचिए कि पिछला साल का वीडियो, बहुत सारे टीचर का यूट्यूब पर ऑफलाइन वीडियो प्रेजेंट है। तो आप वो वीडियो देखिए। कोर्स नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो आप देखिए और वहां से सीखिए। कोर्स नहीं लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए क्या ऐसा गलती है जो हमको नहीं करना है, ये हम जब चैप्टर बताएंगे। अभी हम ये सबको मिटा के चैप्टर बताते हैं कि किस चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर छोड़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़े, जिससे कि हमको एक अच्छा सीक्वेंस मिल जाए और वो सीक्वेंस से आप पढ़ेंगे, आपको एकदम अच्छा से दिमाग में जाएगा बातें। ठीक है, तो चलिए ये बात हम बताएंगे कि क्या बच्चा गलती करता है, बुक को क्या होता है, गलती क्या होता है, वो पहले ही बता देते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हम मान लेते हैं पढ़ते हैं, तो जनरली जो टीचर का इसमें गलती है, क्या गलती है कि एक चैप्टर को हो सकता है कि शुरुआत में बच्चा को इकट्ठा करने के लिए डेमो क्लास के नाम पर क्या होता है कि धीरे धीरे चैप्टर को पढ़ाया जाता है। ठीक है, शुरुआत में ज़्यादातर मैट्रिक्स चैप्टर ये सब पढ़ाया जाता है, क्या कि आसान रहता है, तो इसको पहले सर पढ़ा देते हैं जनरली। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शुरुआत में धीरे धीरे चल रहा है चैप्टर, मतलब 2 महीना 3 महीना, ध्यान से सुन लीजिए, एक ही चैप्टर 2 से 3 महीना आपको पढ़ाया जाएगा। 2-3 महीना में एक चैप्टर 2 चैप्टर आपको खत्म किया जाएगा, और फिर लास्ट में जो एक के बाद 3-4 महीना बचेगा ना लास्ट में,
उसमें पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा और वहां पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर बच्चा वहां पर फंस जाता है और YouTube पर ऑनलाइन आके वीडियो देखना शुरू करता है, बीच में आप फंस जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप ऑनलाइन वीडियो देखती हैं तो कैसे वीडियो देखना है, किस चैप्टर में कितना ज़्यादा टाइम देना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप इतना बात समझ गए होंगे। अब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं और नया सिलेबस क्या है वो जानते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि अपना सिलेबस क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम 9 चैप्टर का नाम लिखे हैं और इस 9 चैप्टर को जिस सीक्वेंस में हम लिखे हैं इसी सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से आपको सिलेबस पर पकड़ बनेगा और काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इससे ये होगा ना, जैसे हम बता रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है देखिए, और ये जो हम बता रहे हैं इसमें कुछ चैप्टर हो सकता है तो हम कुछ चैप्टर नहीं बोले हैं। कौन सा चैप्टर? एक है एरिया अंडर कर्व और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये 2 चैप्टर जो है हम छोड़ दिए हैं। टोटल आपको इतना ही पढ़ना है जितना हम बोले हैं। और इसमें भी क्या है कि बहुत भारी ये सब नहीं है। 10th में कैसे आप पढ़े होंगे कि एकदम अच्छा चीज पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है कि पूरा सिलेबस एक लाइन से इन्वर्स त्रिकोणमिति के अंदर बहुत कुछ है, तो वो चीज हम नहीं पढ़ेंगे। चाहे पढ़ेंगे उतना ध्यान नहीं देंगे। जो जैसे नया एनसीईआरटी बुक आया है, इस प्रकार से आप नया एनसीईआरटी बुक जो आया है, नया एनसीईआरटी आप किताब खरीद लीजिए और इसमें जितना क्वेश्चन आपको दिख रहा है बस उसी को बनाइए। पुराना एनसीईआरटी बुक बनाने का कोई जरूरत नहीं है। नया एनसीईआरटी बुक बनाइए और इसमें क्या है कि ये जो आपका क्वेश्चन बैंक है, ये जो भी हम बता रहे हैं, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। चाहे इससे पहले भी जो 5 साल 10 साल का पेपर उठा लीजिए, जितना हम बताए हैं ना, इसी से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना आप पढ़ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से बना पाएंगे। 200 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना, 200 का 200 आप आसानी से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो देखिए क्या करना है आपको, एनसीईआरटी बुक जाके ले लेना है। दोनों एनसीईआरटी 2 पार्ट में होता है, बड़ा है इसलिए 2 पार्ट में है। तो आपको दोनों एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन बैंक जो है, हो सकता है तो आप किसी से मांग लीजिए। क्या है कि नया क्वेश्चन बैंक जिसमें 2024 का क्वेश्चन पेपर होगा वो तो अभी मार्केट में नहीं आया है, तो आप किसी से मांग सकते हैं क्वेश्चन बैंक, या आप पुराना जाके भी खरीद सकते हैं। तो हो सकता है कि कम दाम में आपको मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी आपके पास होना ही चाहिए। अब देखिए, सबसे पहला जो अपने पास है इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ITF भी बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले ये चैप्टर का क्या महत्व है, हम सबसे पहले इस चैप्टर को काहे बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, ध्यान से सुनिए। अगर ये चैप्टर आप अच्छा कर लेंगे तो हो सकता है इस चैप्टर से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, और जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा मैक्सिमम जो होता है वो क्या पूछता है, फॉर्मूला पूछता है। मैक्सिमम क्या पूछता है, फॉर्मूला। अब ये हम अपना मन से कोई हवाई बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और जाके खुद चेक कीजिए, तो हम आपको हमेशा दिखेगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है फॉर्मूला से है। 1 2 3 4 5 6 आपके सामने गिन रहे 7 8 9, एक लाइन से हमको 9 गो मिल गया है और 9 गो में 9 का 9 सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। यानी ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा, एकदम आसान सा फॉर्मूला। अगर आपको ये सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेंगे तो इस चैप्टर का काम खत्म हो जाता है। एग्जाम में इसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है आप इन तीनों चैप्टर में भर भर के करने वाले हैं। ध्यान से देख लीजिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये इसको करना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि डायरेक्ट पहले फॉर्मूला पूछता है, और इस चैप्टर का इन तीनों चैप्टर में भर भर का आपको जरूरत पड़ने वाला है इसमें, ठीक है। अब क्या है कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बिना तो आप मान के चलिए कि आपका 2025 में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब 2025 में आप एग्जाम देने के काबिल ही नहीं है अगर आप इन तीनों चैप्टर को अच्छा से नहीं करते हैं। क्या है कि पूरा पेपर है मेरे पास 2024 का,
और बोल देते हैं इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, समाकलन, अवकल समीकरण। तो आप चाहें तो इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। अच्छा कुछ क्या होता है कि इसमें आप मान लीजिए तो ज्यादा से ज्यादा जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना, उसको बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर से 5 लेक्चर काफी ज्यादा होगा इस चैप्टर के लिए। इतना भी नहीं लगना चाहिए, 1 घंटा का लेक्चर हम मान के चलते हैं कि अगर 4-5 घंटा इस चैप्टर के लिए काफी है, पूरा एनसीईआरटी बुक बन जाएगा इतना कॉन्सेप्ट 4-5 घंटा कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इतना भी नहीं पढ़ना होगा, बहुत कम है इसमें, ठीक है। तो इसका अगला जो हम वीडियो लाएंगे इसमें एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लाएंगे इन्वर्स त्रिकोणमिति चैप्टर का। तो वो आप हो सकता है कि अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आपको फायदा करेगा, और नहीं भी पढ़े हैं तो हम इस प्रकार से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराएंगे जिससे कि आपको आसानी से कुछ नहीं पढ़े, जो भी चीज का जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में सब चीज क्लास में ही बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो डरने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये चैप्टर का महत्व आप समझ गए कि हमको अवकलन में जरूरत पड़ेगा, समाकलन में और अवकल समीकरण में। अब देखिए तो ये जो चैप्टर है इसके बिना तो आपका कोई उपाय ही नहीं है। 2 नंबर में 5-6 क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंशिएशन का 2 नंबर में पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में भी 10 नंबर से 12 नंबर के बीच में आप मान के चलिए तो इसका पूछा जाता है। तो डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन और समाकलन से आप मान के चलिए तो यहां से भी 20 से 25 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और सब्जेक्टिव में भी अगर 2024 का पेपर देखेंगे तो इसमें सब्जेक्टिव में भी भर भर के क्वेश्चन आया। 5 नंबर में 1 क्वेश्चन आया है, ये तो हर साल आता ही आता है। अगर हम सब्जेक्टिव का बात करें 2 मार्क्स में तो 1, 2, 3 और देखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 क्वेश्चन आया है सिर्फ किससे, ये इससे। और बनाना कितना होता है, मात्र 15 को क्वेश्चन बनाना होता है। अब मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन हमको टोटल बनाना ही होता है 2 मार्क्स वाला। अब इसी दोनों चैप्टर से टोटल 15 क्वेश्चन आप बना लेते हैं। बताइए इससे बड़ा खुशखबरी क्या होगा आपके लिए। सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के आपका 15 क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो इतना ज्यादा महत्व है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का। तो आप चाहें तो आने वाला जो अभी समय है, आपके पास ये वीडियो कब पहुंच रहा है हमको कुछ पता नहीं है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि आप मार्च से पढ़ाई को शुरू करते हैं, तो आप मान के चलिए कि 4 से 5 महीना में ये पूरा आप अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए। पूरा कैलकुलस का जो पार्ट है अच्छा से मजबूत कर लीजिए 4 से 5 महीना के अंदर। कुछ टीचर क्या होते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में पूरा समय यही इसी में बीत जाता है, पूरा समय इसी में बीत जाता है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन आता है तो इसमें पूरा समय इसी में दे देंगे, ऐसा नहीं है भाई साहब। इसको भी जो IIT JEE के लिए पढ़ते हैं ना, वो भी 5-6 महीना इसको नहीं पढ़ते हैं भाई साहब। 10-12 लेक्चर IIT JEE का जो बच्चा कोर्स कर रहे होंगे, चाहे पटना में चाहे कोटा में, तो हम तो भैया हर जगह पढ़ के आ चुके हैं। तो आपको भी हम सिखा रहे हैं कि वहां पर भी जो पढ़ाई होता है ना, 10-12 लेक्चर 15 लेक्चर से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जो बिहार बोर्ड का बच्चा पढ़ता है चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसमें क्या होता है 5-6 महीना सिर्फ इसी में लगा देता है। क्या पढ़ते हैं भैया, पूरा PhD थोड़ी करना है। जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वही ना पढ़ेंगे। कितना टाइम लगेगा, पूरा साल इसी में लोग बर्बाद करता है। और जब लास्ट में आता है इन सब का बात तो उड़ जाता है। मैक्सिमम लोगों का ये सब चैप्टर जो होता है ना, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, ग्राफ, उड़ जाता है। कुछ समझ नहीं आता है लास्ट में। मतलब शुरू में तो कितना टोटल टाइम होगा आपके पास, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 9 महीना से 10 महीना आपके पास टाइम होगा। इसी में आप मान लीजिए कि 6 महीना इसमें बर्बाद कर देंगे और फिर इसको करने के लिए 2-3 महीना में आप पूरा करेंगे, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो शुरू से आपको मेंटेन करते चलना है कि 3-4-5 महीना में हमको इसको खत्म करना है, फिर बचे हुए पार्ट को करना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये है, ये है। तो इस तो पूरा भगवान ही है भैया। 2025 का पेपर हो, 24 का, 26, 27, 28, आगे कोई भी साल का पेपर हो, इस चैप्टर के बिना कुछ भी नहीं है भाई साहब। पेपर पैटर्न जो आपका क्लास 10th में था मैथ का कैसे रहता है,
100 गो क्वेश्चन रहता है, 50 गो बनाना होता है ऑब्जेक्टिव में, और 2 मार्क्स में 30 गो रहता है, 15 गो बनाना होता है। वही अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि यही पेपर पैटर्न आगे रहने वाला है। अभी बिहार बोर्ड की तरफ से कुछ भी खोल के नहीं बोला गया है, तो अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है बिहार बोर्ड की तरफ से तो वो हम सबको पता लग जाएगा। अभी हम ये मान के चलते हैं कि जो पुराना अपना पैटर्न है 100 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाने वाला और 30 में 15 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनाने वाला, और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है 8 रहता है जिसमें 4 बनाना होता है। तो यही पेपर पैटर्न मान के अभी हम इस सबको पढ़ने वाले हैं सिलेबस को, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कुछ लोग अभी ही पढ़ रहे होंगे, तो ये पूरा जो चैप्टर है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये पूरा इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसको किसी चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। देखिए ये दोनों अलग अलग चैप्टर है। इंटीग्रेशन में भी 2 चैप्टर है। हम इंटीग्रेशन 2 पार्ट में होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, वो आप बाद में जानेंगे। अभी हम मोटा मोटी बता दिए, इतना ही ध्यान रखना। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पूरा इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसको आप बाद में पढ़े चाहे शुरू में पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए वेक्टर और 3D, इससे भी उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको ये अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है वेक्टर और 3D, इसको भी अच्छा से पढ़ना है। इसमें आप 1 महीना लगा सकते हैं। 1 महीना लगना नहीं चाहिए, मतलब क्वेश्चन बैंक NCERT पूरा बनाएंगे अच्छा से। मान लेते हैं अगर 1 महीना इसमें दे भी देंगे ना तो उतना दिक्कत नहीं है, काहे कि बिहार बोर्ड में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव में होता है, आप 10th का भी एग्जाम दिए होंगे, तो ये जो चैप्टर है वेक्टर 3D से ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसको आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं बिना कुछ दिमाग लगाए हुए, जल्दी से जल्दी आप उसको टिक कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से। और प्रोबेबिलिटी जो आप 10th में पढ़े थे वो तो नहीं है, थोड़ा बहुत वो काम आएगा 10th वाला, लेकिन इसमें क्या है कि मैक्सिमम 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन है, 3-4 टाइप का क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसमें डरने का कोई बात नहीं है, ये काफी ज्यादा आसान चैप्टर है। और देखिए ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको क्या है कि हम ग्राफ के नाम से जानते हैं, और ये 5 नंबर में एगो फिक्स है और 2 नंबर में भी एगो आता है, और ऑब्जेक्टिव में भी 3 गो ऑब्जेक्टिव आता है इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर लास्ट में पढ़ाया जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक लेक्चर का कमाल है, अगर आप ग्राफ बनाना सीख जाएंगे काम खत्म। तो इसमें बेसिकली ग्राफ बनाना ही हम लोग सीखते हैं। और ये क्या रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत लोग तो सबसे शुरू में ये करते हैं, तो हम इसको सबसे लास्ट में रखे हैं। काहे भैया, इससे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं है। देखिए क्या है, ये जो चैप्टर है ना, अगर आप शुरू में पढ़ेंगे तो शुरू में ही आपके दिमाग में मैथ के प्रति इतना भारी बैठ जाएगा ना कि बहुत भारी है मैथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर के कारण आपको ऐसा महसूस होगा कि ये पूरा भारी हो, लेकिन ये पूरा एकदम आसान चैप्टर है। ये पूरा सारा चीज आसान है। इसको देख के सबसे पहले इसीलिए नहीं बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या है कि इसमें है ना सब, ये क्या होता है ज्यादातर इसमें कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसमें परिभाषा डेफिनेशन यही सब है। तो इसीलिए हो सकता है कि ये चैप्टर मैक्सिमम लोगों को भारी लगता है। इसीलिए भारी तो नहीं है, लेकिन लगता है लोगों को, शुरू में ही मोटिवेशन हट जाता है, इसीलिए ये चैप्टर को हम बाद में बोलते हैं। और इससे क्वेश्चन भी उतना नहीं आता है, और जो आपको पढ़ाया गया होगा ना, ये 100% हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि जो भी आपको कोचिंग में पढ़ाया होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, चाहे NCERT भी बनाए होंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिहार बोर्ड एकदम अलग है भाई साहब। बिहार बोर्ड के लिए क्या है, इसको अच्छा से करिए, ये चारों चैप्टर को और वेक्टर 3D को। इतना भी अगर आप कर लेंगे ना, 3-4 चैप्टर को, किसको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये वेक्टर 3D, तो इतना को भी अगर आप कर लेंगे अच्छा से 5 चैप्टर को, तो 100 में 100 आराम से आ जाएगा। लेकिन अभी तो हम पूरा पढ़ेंगे ना भाई साहब, तो पूरा पढ़िए आप अच्छा से। 100 में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप शुरू से ही मान के चलेंगे तो आपका अच्छा नंबर आ सकता है। तो यही है अपना पूरा सिलेबस। और जो सिलेबस डिडक्शन का हम बात किए थे कि क्या क्या हटाया गया है, तो ध्यान से समझिए क्या हटाया गया है। नया आप बुक लीजिएगा तो नया बुक में जो भी चीज हटाया गया वो सब हटा के दिया गया है। लेकिन बिहार बोर्ड क्या होता है कि कुछ चैप्टर जो हटा दिया गया है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे देखिए
इस चैप्टर का हम बात करें तो यहाँ पर बहुत कुछ हटाया गया, जैसे डिटर्मिनेंट चैप्टर में, मतलब सारणिक जो चैप्टर है अपना, इसमें से एक प्रॉपर्टी वाला को हटाया था एक्सरसाइज, लेकिन उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन दिख गया। अगर हम प्रायिकता का बात करें तो जो एक्सरसाइज हटाया है उस एक्सरसाइज से यहाँ क्वेश्चन आ गया है। तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है ना, उसको अलग से हम क्वेश्चन बैंक जब प्रैक्टिस करेंगे उसको पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। इसके लिए ये नहीं कि हम पूरा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं भैया, पुराना बुक नहीं बनाना है। कब बिहार बोर्ड के दिमाग में क्या आ जाएगा हमको कुछ भी पता नहीं है, बिहार बोर्ड को भी नहीं पता है। तो यही अच्छा होगा कि नया बुक आप लीजिए, एनसीईआरटी का दोनों भाग खरीद लीजिए। अभी मेरे पास सिर्फ पार्ट 1 ही है, तो आप दोनों पार्ट एनसीईआरटी का खरीदिए और क्वेश्चन बैंक खरीदिए, इसको अच्छा से बनाइए और पूरा अच्छा नंबर आ जाएगा, यही है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या लेना है, 2 एनसीईआरटी दोनों बुक ले लेना है, 12th का 2 पार्ट में आता है, ठीक है सर, ले लेंगे। और किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, कहीं ट्यूशन नहीं जाते हैं, यूट्यूब से बस वीडियो खोज खोज के देखते हैं, तो आप इस चैप्टर को इसी सीक्वेंस से देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक साथ में साथ, जैसे मान लीजिए कि ये चैप्टर हम पढ़ लिए, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना आज तक क्वेश्चन आया है क्वेश्चन बैंक से हम कर लेंगे खोज खोज के। इससे ये होगा कि आपको मोटिवेशन आएगा, तो जो भी चैप्टर आप पढ़े साथ साथ में उसका पास्ट ईयर का क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है वो भी आप करते चलेंगे, ठीक है। तो आप अगर बोलेंगे तो इसके आगे एनसीईआरटी का ये जो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, किससे, इन्वर्स त्रिकोणमिति से ही शुरुआत करेंगे, इसी को फॉलो करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्वर्स त्रिकोणमिति में देखिए एक्सरसाइज 2.1 से हम शुरू करेंगे, कल से इसका सॉल्यूशन आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जो हम पढ़ाएंगे इसमें मान लीजिए कि कुछ कॉन्सेप्ट का भी जरूरत पड़ेगा ना, तो जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए वो सारा कॉन्सेप्ट हम क्लास में ही बताएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। और आपको पता भी होगा, अगर आप मेरा पहले से वीडियो देखे होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, हम ये मान के पढ़ाते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। तो यही मान के आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसका सॉल्यूशन डाला जाएगा यूट्यूब पर पूरा एकदम फ्री में। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और कोई डाउट अगर आपका बचता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।